कभी सोचा है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ रूल्स की बुक नहीं बल्कि सोसाइटी को बदलने का टूल भी हो सकता है। आज का चैप्टर यही बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोशल चेंज को पुश कैसे करता है और क्यों सोशल जस्टिस इसकी कोर स्पिरिट है। बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि चैप्टर केवल थ्योरी नहीं देता। इसमें विलेज डेमोक्रेसी, विमेन्स रिप्रेजेंटेशन, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशंस और प्रेशर ग्रुप्स तक सब जुड़ता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्टरूम से निकलकर गांव, समाज और डेली लाइफ तक पहुंचता है। तो चैप्टर का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल चेंज। इसका सेंट्रल आइडिया सिंपल है। कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सोशल जस्टिस के बेसिक नॉर्म्स पर बेस्ड है और समय के साथ राइट्स के मीनिंग्स को एक्सपैंड करने की क्षमता रखता है। हाँ, और चैप्टर ये भी कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ डोस एंड डोंट्स की लिस्ट नहीं। कोर्ट्स और सोशल मूवमेंट्स मिलकर राइट्स और प्रिंसिपल्स को कंटेम्प्रेरी सोशल जस्टिस के हिसाब से समझने में मदद करते हैं। यही इसकी डायनेमिक नेचर है। चलो, सबसे पहले एक बेसिक डिस्टिंक्शन क्लियर करते हैं। लॉ और जस्टिस सेम नहीं है। लॉ की एसेंस है फोर्स, यानी स्टेट के पास पावर होती है ओबीडियंस एनफोर्स करने की। बट जस्टिस की एसेंस है फेयरनेस। ये डिफरेंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सही कहा। और चैप्टर इसी पॉइंट से आगे बढ़ता है कि किसी भी लीगल सिस्टम में अथॉरिटीज की हायरार्की होती है। कॉन्स्टिट्यूशन उस पूरे सिस्टम का बेस है। वही नेशन के टेनेट्स तय करता है और बाकी सभी लॉज उसी के प्रोसीजर्स के अनुसार बनते हैं। और डिस्प्यूट्स होने पर कोर्ट्स लॉज को इंटरप्रेट करते हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है और अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी। यही वजह है कि चैप्टर सुप्रीम कोर्ट की रोल को इतना हाईलाइट करता है, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स के एक्सपेंशन में। यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं, राइट्स एक्सपैंड कैसे होते हैं? चैप्टर का आंसर है इंटरप्रिटेशन के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अ फंडामेंटल राइट इंक्लूड्स ऑल दैट इज इंसिडेंटल टू इट। यानी राइट सिर्फ नैरो वर्डिंग तक लिमिटेड नहीं रहेगा। बेस्ट एग्जाम्पल है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। कोर्ट ने इसे सिर्फ जीवित रहने तक सीमित नहीं माना। इसे लाइवलीहुड, हेल्थ, शेल्टर, एजुकेशन और डिग्निटी जैसी चीजों से जोड़कर पढ़ा गया। यानी लाइफ मतलब क्वालिटी लाइफ भी। और चैप्टर बहुत क्लियरली बोलता है कि लाइफ को मेरे एनिमल एग्जिस्टेंस से अधिक माना गया। यह फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि इंसान का जीवन सम्मान, सुरक्षा और बेसिक वेलफेयर से जुड़ा हुआ समझा गया। इसी ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट भी चैप्टर देता है। जैसे प्रिजनर्स को टॉर्चर और डिप्राइवेशन से रिलीफ, बॉन्डेड लेबरर्स की रिलीज और रिहैबिलिटेशन, एनवायरमेंटली डिग्रेडिंग एक्टिविटीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन और प्राइमरी हेल्थ केयर व प्राइमरी एजुकेशन से जुड़ी मदद। और एक और सिग्निफिकेंट पॉइंट, 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इंफॉर्मेशन को आर्टिकल 19 एक ए यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इंसिडेंटल पार्ट माना। यह दिखाता है कि राइट्स इंटरकनेक्टेड भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को भी कोर्ट ने आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी के फंडामेंटल राइट से जोड़कर पढ़ा। इससे प्लांटेशन और एग्रीकल्चर लेबर समेत कई लोगों को रिलीफ मिला। तो कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स्ट प्लस इंटरप्रिटेशन दोनों मिलकर सोशल चेंज लाते हैं। अब आते हैं चैप्टर के सबसे मेजर हिस्से पर, पंचायती राज। लिटरली इसका अर्थ चैप्टर में दिया है गवर्नेंस बाय 5 इंडिविजुअल्स। इसका लार्जर एम है ग्रास रूट्स लेवल पर फंक्शनिंग और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी क्रिएट करना। लेकिन चैप्टर आइडियल पिक्चर के साथ चैलेंज भी दिखाता है। इंडिया में ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी कोई एलियन आइडिया नहीं था, पर सोसाइटी में जेंडर, कास्ट और क्लास इनइक्वालिटीज इतनी शार्प हैं कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी ग्राउंड लेवल पर अक्सर हिंडर हो जाती है। और ट्रेडिशनल कास्ट पंचायत का पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर कहता है कि वे अक्सर डोमिनेंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती थी, कंजर्वेटिव व्यूज रखती थी और कई बार डिसीजंस डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और प्रोसीजर्स के खिलाफ जाते थे। यानी लोकल बॉडी होना ऑटोमेटिकली डेमोक्रेटिक होना नहीं है। ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के समय पंचायत का एब्सेंस कई मेंबर्स को दुखद लगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कॉशन दिया कि लोकल एलिट्स और अपर कास्ट इतने एंट्रेंच्ड हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डाउन ट्रॉडन मासेस के एक्सप्लॉयटेशन को कंटिन्यू भी कर सकता है। वहीं गांधी का विजन अलग था। उन्होंने हर विलेज को सेल्फ सफिशिएंट यूनिट के रूप में देखा और ग्राम स्वराज्य को आइडियल मॉडल माना। तो चैप्टर हमें दो इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव्स देता है। लोकल डेमोक्रेसी इंस्पायरिंग भी हो सकती है और अनइक्वल सोसाइटी में रिस्की भी। फिर आता है टर्निंग पॉइंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1999। इसी अमेंडमेंट ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। चुनाव कंपलसरी हुए एवरी 5 ईयर्स और इलेक्टेड लोकल बॉडीज को लोकल रिसोर्सेज पर कंट्रोल दिया गया। और 3 टायर स्ट्रक्चर भी याद रखना है। चैप्टर इसे पिरामिड जैसा बताता है। बेस पर है ग्राम सभा, जिसमें विलेज या ग्राम के सभी सिटीजन्स शामिल होते हैं। यही जनरल बॉडी लोकल गवर्नमेंट इलेक्ट करती है और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती है।
ग्राम सभा आइडियली ओपन फोरम होना चाहिए जहां डिस्कशन हो, विलेज लेवल डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर बात हो और वीकर सेक्शंस डिसीजन मेकिंग में शामिल हो। एग्जाम आंसर में ओपन फोरम और इंक्लूजन ऑफ वीकर सेक्शंस जरूर मेंशन करना। 73rd अमेंडमेंट ने ओवर 20 लाख पॉपुलेशन वाले स्टेट्स के लिए 3 टायर पंचायती राज सिस्टम प्रोवाइड किया। चुनाव हर 5 इयर्स मैंडेटरी हुए। सीट्स शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और विमेन के लिए रिजर्व की गई। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी भी बनाई गई डिस्ट्रिक्ट प्लान्स के लिए। यहाँ विमेन्स रिप्रेजेंटेशन वाला पॉइंट बहुत स्ट्रांग है। 73rd और 74th अमेंडमेंट्स ने लोकल बॉडीज के इलेक्टेड ऑफिसेस में 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व की, रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में। आउट ऑफ दिस 17% सीट्स SC एंड ST विमेन के लिए रिजर्व थीं। और इसका इम्पैक्ट चैप्टर नंबर के साथ बताता है। 1993 टू 1994 चुनाव में लगभग 8 लाख विमेन राजनीतिक प्रोसेस में आई एक ही चुनाव में। यह विमेन्स एनफ्रेंचाइजमेंट की दिशा में बहुत बड़ा कदम माना गया। रिप्रेजेंटेशन को रैप्टर डिसीजन मेकिंग पावर से जोड़ता है। अब पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पंचायत को सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की तरह फंक्शन करना चाहिए। इन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्लान्स बना, सोशल जस्टिस को एनहांस करने वाली स्कीम्स प्रमोट करना, टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स, फीस लेवी और कलेक्ट करना और डेवोल्यूशन में मदद करनी होती है। सोशल वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चैप्टर ने डिटेल में दी है। बर्निंग एंड बरियल ग्राउंड्स की मेंटेनेंस, बर्थ्स एंड डेथ्स का रिकॉर्ड, चाइल्ड वेलफेयर एंड मैटरनिटी सेंटर्स, कैटल पाउंड्स का कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का प्रमोशन। डेवलपमेंट एक्टिविटीज में रोड्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, वेल्स, टैंक्स, स्कूल्स, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज और माइनर इरिगेशन वर्क्स आते हैं। साथ ही IRDP और ICDS जैसी गवर्नमेंट स्कीम्स की मॉनिटरिंग भी पंचायत मेंबर्स करते हैं। यानी गवर्नेंस सिर्फ मीटिंग्स नहीं, सर्विस डिलीवरी भी है। फंडिंग साइड भी याद रखो। पंचायत की इनकम प्रॉपर्टी, प्रोफेशन, एनिमल्स, व्हीकल्स, लैंड रेवेन्यू सेस और रेंटल्स पर टैक्सेस से आती है। ग्रांट्स जिला पंचायत से भी मिलती है और ट्रांसपेरेंसी के लिए फंड रिसीट्स और यूटिलाइजेशन बोर्ड्स डिस्प्ले करना कंपलसरी बताया गया है। यही राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड ग्रासरूट्स का प्रैक्टिकल रूप है। पीपल फंड्स की एलोकेशन स्क्रूटनाइज कर सकते हैं और विलेज वेलफेयर डिसीजंस पर सवाल पूछ सकते हैं। न्याय पंचायत का भी मेंशन है, जो माइनर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस सुन सकते हैं, फाइन्स लगा सकते हैं मगर सेंटेंस नहीं दे सकते। अब एग्जाम्पल्स चैप्टर को बहुत जीवन बना देते हैं। कलावती, जो दलित थी, चुनाव लड़ने में हेसिटेंट थी। पंचायत मेंबर बनने के बाद उनका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़ा। सबसे इम्पोर्टेंट, चैप्टर कहता है कि अब उनका नाम है, आइडेंटिटी है। हाँ, पहले उन्हें सिर्फ राउस मदर या हीरालाल्स वाइफ कहा जाता था। ये छोटा डिटेल नहीं है, ये दिखाता है कि राजनीतिक पार्टिसिपेशन सोशल आइडेंटिटी और डिग्निटी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। सोशल चेंज सिर्फ पॉलिसी नहीं, सेल्फहुड में भी दिखता है। उत्तराखंड का वैन पंचायत एग्जाम्पल भी शानदार है, क्योंकि वहाँ मेन अक्सर डिफेंस सर्विसेज में पोस्टेड रहते हैं। विमेन बहुत काम करती है। फायरवुड डिपेंडेंस और डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम के बीच विमेन नर्सरीज डेवलप करती है, सैपलिंग्स ग्रो करती है और इलीगल लॉगिंग पर नजर रखती है। और इसी रीजन से चिपको मूवमेंट की शुरुआत बताई गई है, जहां विमेन ट्रीज को हक करके कटिंग रोकती थी। चैप्टर का पॉइंट साफ है, ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी और लोकल पार्टिसिपेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से भी जुड़ सकते हैं। फिर सुखीपुर और ढुकीपुर की फैट स्टोरी आती है। ढुकीपुर में करप्ट प्रधान बिमला स्कूल फंड्स अपने घर पर खर्च कर देती है। सुखीपुर में प्रधान नजमा रिकंस्ट्रक्शन मनी से इंफ्रास्ट्रक्चर, फंक्शनिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर और रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव करती है। ये स्टोरी इलिटरेट विमेन को गवर्नेंस और वोटिंग इंटेग्रिटी समझाने के लिए यूज हुई। मैसेज था, सिर्फ वोट देना काफी नहीं, यह समझना भी जरूरी है कि किसे वोट दे रहे हैं, उस व्यक्ति की ट्रेड्स क्या हैं और इंटेग्रिटी क्यों मैटर करती है। ट्राइबल एरियाज में चैप्टर मेघालय का एग्जाम्पल देता है। खासीस, जैंतियास और गारोस की ट्रेडिशनल राजनीतिक इंस्टीट्यूशंस विलेज, क्लैन और स्टेट लेवल्स पर लंबे समय से मौजूद रही हैं। खासी सिस्टम में क्लैन काउंसिल को दरबार कुर कहा गया है, हेडेड बाय क्लैन हेडमैन। लेकिन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन यह है कि मैनी ट्राइबल एरियाज 73rd अमेंडमेंट की प्रोविजन से बाहर रहे, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स ट्रेडिशनल ट्राइबल स्ट्रक्चर्स में इंटरफियर नहीं करना चाहते थे। फिर भी सोशियोलॉजिस्ट टिप्लोट नोंगबी कॉशन देती हैं कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जरूरी नहीं डेमोक्रेटिक हो। एग्जैक्टली, चैप्टर कहता है कि इगैलिटेरियन ईथॉस होने के बावजूद स्ट्रैटिफिकेशन मौजूद हो सकती है और ट्राइबल राजनीतिक इंस्टीट्यूशंस वुमेन के प्रति ओपन इंटॉलरेंस भी दिखा सकती है। तो ट्रेडिशनल को ऑटोमेटिकली आइडियल मान लेना गलत होगा। यह बहुत न्यूआंस्ड पॉइंट है। अब डेमोक्रेटाइजेशन एंड इनइक्वालिटी। चैप्टर ब्लंटली कहता है कि कास्ट, कम्युनिटी और जेंडर बेस्ड हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी वाले समाज में डेमोक्रेटाइजेशन आसान नहीं है। कई बार पर्टिकुलर ग्रुप्स को मीटिंग्स और एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन तक नहीं मिलती।
और ग्राम सभा भी कभी कभी रिच लैंडलॉर्ड्स, अपर कास्ट या लैंडेड पेजेंट्री के छोटे ग्रुप द्वारा कंट्रोल्ड होती है। वे डेवलपमेंट डिसीजंस लेते हैं, फंड्स एलोकेट करते हैं और मेजॉरिटी पैसिव ऑनलुकर्स बनकर रह जाती है। ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी की यही रियल चैलेंज है। अब चैप्टर के दूसरे बड़े हिस्से पर चलते हैं, राजनीतिक पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स। डेमोक्रेसी में डिफरेंट ग्रुप्स अपनी वॉइस सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। न्यूज़पेपर्स में ऐसे एग्जाम्पल्स रोज दिखाई देते हैं। चैप्टर कुछ एग्जाम्पल्स भी देता है। इंडस्ट्रियलिस्ट के एसोसिएशंस जैसे FICCI और असोचाम, वर्कर्स के ट्रेड यूनियंस जैसे INTUC और CITU, फार्मर्स के यूनियंस जैसे शेतकरी संगठन और एग्रीकल्चरल लेबरर्स के अपने ऑर्गेनाइजेशंस, यानी सोसाइटी के अलग अलग इंटरेस्ट्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म लेते हैं। राजनीतिक पार्टी को चैप्टर डिफाइन करता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड टुवर्ड्स अचीविंग लेजिटिमेट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट थ्रू इलेक्टोरल प्रोसेस। सिंपल वर्ड्स में, पार्टी पावर हासिल करना चाहती है ताकि अपने स्पेसिफिक प्रोग्राम को परस्यू कर सके। और पार्टी सिर्फ पावर मशीन्स नहीं है, वे सोसाइटी की एक अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होती हैं कि समाज कैसा है और कैसा होना चाहिए। डेमोक्रेटिक सिस्टम में डिफरेंट ग्रुप्स के इंटरेस्ट को पार्टीज रिप्रेजेंट भी करती है और उनके इश्यूज उठाती भी है। लेकिन अगर किसी ग्रुप को लगे कि उसके इंटरेस्ट इग्नोर्ड हो रहे हैं, तो वह ऑल्टरनेटिव पार्टी बना सकता है या प्रेशर ग्रुप फॉर्म कर सकता है जो गवर्नमेंट पर लॉबी करे। इंटरेस्ट ग्रुप्स स्पेसिफिक इंटरेस्ट परस्यू करते हैं, मेनली लेजिस्लेटिव मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करके। चैप्टर ये भी कहता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पावर चाहती है लेकिन स्टैंडर्ड रूट से रिकग्निशन नहीं मिलता, तब तक उन्हें मूवमेंट्स की तरह समझा जा सकता है। यानी पार्टी, प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, मूवमेंट, इनके बीच फर्क समझना इम्पोर्टेंट है। एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन भी दिया गया है। फरवरी में बजट से पहले इंडस्ट्रियलिस्ट्स, ट्रेड यूनियंस, फार्मर्स और विमेंस ग्रुप्स तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मिलते हैं। ये बताता है कि पॉलिसी मेकिंग के आसपास लॉबिंग और रिप्रेजेंटेशन कैसे काम करती है। मैक्स वेबर का पॉइंट चैप्टर में इंटरेस्टिंग है। वे कहते हैं कि क्लासेस इकोनॉमिक ऑर्डर में, स्टेटस ग्रुप्स सोशल ऑर्डर में, बट पार्टीज पावर के घर में रहती है। पार्टी एक्शंस प्लान गोल्स की ओर डायरेक्टेड होते हैं, कभी किसी कॉज के लिए, कभी पावर और ऑनर के लिए। और अंतिम क्वेश्चन, सभी ग्रुप्स की गवर्नमेंट पर इन्फ्लुएंस डालने की कैपेसिटी इक्वल नहीं होती। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स की लैंग्वेज डोमिनेंट क्लास, कास्ट या जेंडर ग्रुप्स के डीपर पावर को अंडर एस्टिमेट करती है। कभी कभी स्टेट कंट्रोल का सवाल भी उठता है। फिर भी चैप्टर सोशल मूवमेंट्स और प्रेशर ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं करता। डेमोक्रेसी में वे वाइटल रोल प्ले करते हैं। यही बैलेंस समझना है। अनइक्वल पावर स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्टिव एक्शन फिर भी मीनिंगफुल है। चलो एग्जाम लेंस से क्विक टेकअवेज करें। 1. कॉन्स्टिट्यूशन सोशल जस्टिस पर बेस्ड है। 2. लॉ और जस्टिस अलग हैं, लॉ में फोर्स, जस्टिस में फेयरनेस। 3. सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स स्पेशली आर्टिकल 21 का मीनिंग ब्रॉडन किया। 473 अमेंडमेंट 1992 ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, चुनाव हर 5 इयर्स कंपलसरी किए, रिजर्वेशंस इंश्योर की और ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया। 5. ग्राम सभा इंक्लूसिव ओपन फोरम होना चाहिए, दो प्रैक्टिस में इनइक्वालिटी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करती है। 6. पंचायत के पावर्स, वेलफेयर ड्यूटीज, डेवलपमेंट रोल्स, फंडिंग सोर्सेस, ट्रांसपेरेंसी थ्रू डिस्प्लेड फंड बोर्ड्स और न्याय पंचायत जैसे पॉइंट्स याद रखो। 7. कलावती, वैन पंचायत, सुखीपुर धुकीपुर और मेघालय एग्जाम्पल्स चैप्टर को इलस्ट्रेट करते हैं। 8. राजनीतिक पार्टीज गवर्नमेंट पावर पाने और प्रोग्राम्स परस्यू करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड होती है। प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स स्पेसिफिक इंटरेस्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं, बट ऑल ग्रुप्स इक्वली पावरफुल नहीं होते। यही चैप्टर का डेमोक्रेटिक रियलिज्म है। तो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ सिर्फ लीगल टेक्स्ट नहीं, बल्कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का फ्रेमवर्क बनकर सामने आता है। ये राइट्स एक्सपैंड करता है, लोकल डेमोक्रेसी को स्पेस देता है और पार्टिसिपेशन के नए रास्ते खोलता है, भले ग्राउंड रियलिटी में चैलेंज बने रहे। और यही इस चैप्टर की ब्यूटी है। आइडियलिज्म भी है, रियलिज्म भी। संविधान पॉसिबिलिटीज देता है, इंस्टीट्यूशंस बनाता है, इंटरप्रिटेशन को अलाउ करता है और सोसाइटी को बदलने की दिशा दिखाता है। अगली बार जब पंचायत राइट्स या डेमोक्रेसी सुनो, इन्हें कनेक्टेड सोचना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।